हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लास। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखते हैं। अभी देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉइल्स है, मतलब हमारे पास दो कॉइल हैं और एक में क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। तो अगर हम इसमें करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी वाली कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, जब इसमें करंट बहेगा तो ये कॉइल क्या करेगी, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब इसमें करंट बहेगा तो ये एक सोलेनोइड है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से यहाँ पर लिंक हो रहा है। और अगर ये करंट चेंज होगा तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब दूसरी कॉइल से जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और हमें ये पता है, अगर किसी कॉइल से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वो उस चेंज का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर देखो ये करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लिखा है ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डी बाई डी टी क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टाइम के साथ। ठीक है, मतलब डी टी टाइम में डी करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो इस डायरेक्शन में बनने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉइल करंट को कुछ इस तरीके से दौड़ाएगी ताकि अपना फ्लक्स इससे अपोजिट बनाए। ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में, तो ये अपना फ्लक्स इधर बनाएगी, मतलब करंट इसमें ऐसे बहना शुरू हो जाएगा। अगर इस सर्किट कंप्लीट है, देखो ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट है, तो इसमें करंट कुछ ऐसे बहना शुरू हो जाएगा ताकि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में बना ले। करंट के इंक्रीज का क्या करेगी, विरोध करेगी। आई बात समझ में? और अगर ये सर्किट कंप्लीट ना होता तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, इसके एंड्स पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता। तो ये थी कहानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। और इस ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और डिफाइन कैसे करते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन होता है वो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं, अगर हम इसमें से एक कॉइल को हटा दें, मतलब अब हमारे पास क्या है, एक सिंगल कॉइल है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने सुना होगा, अगर कहीं पर कोई फव्वारा चलता है तो वो अपने आसपास की चीजों को तो भिगोता है, लेकिन साथ में वो खुद भी तो उसमें भीगता है। आई बात समझ में? इसका मतलब देखिए कि जैसे यहां पर जब फ्लक्स का चेंज हो रहा था, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का, देखो जब इसमें कॉइल में करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण दूसरी कॉइल से जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। लेकिन आपने एक बात यहां नोटिस की कि जब इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स भी तो चेंज होगा। आई बात समझ में? जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी करंट के इंक्रीज होने से, तो ये जो कॉइल है इसके अंदर से भी तो फील्ड लाइन गुजर रही है, मतलब इससे भी तो कुछ फ्लक्स लिंक होगा। अपने करंट के कारण इससे खुद से भी तो कुछ फ्लक्स लिंक होगा, और जब करंट इंक्रीज होगा तो अपना फ्लक्स भी क्या होगा, इसका चेंज होगा। तो ये खुद भी तो अपने करंट के चेंज का विरोध करेगी। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ पर ये दूसरी कॉइल नहीं है, ये सिंगल कॉइल है, और इस तरीके से अगर इस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज का विरोध ये खुद भी तो करेगी। ठीक है, तो ये जो खुद क्या करेगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगी ताकि करंट के चेंज का क्या करे, विरोध करे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सिंगल कॉइल है, हम उसमें से करंट को चेंज करते हैं तो वो कॉइल खुद भी अपने अंदर से चेंज होने वाले करंट का क्या करती है, विरोध करती है, मतलब उसके अंदर खुद भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बच्चों हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन ऊपर लिखी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय व्हिच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ। तो ये किसकी, कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण कॉइल अपने अंदर से ही चेंज होने वाले करंट का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। अभी देखो, जिस तरीके से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन बनाए थे, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी सेम पैटर्न ही हमें फॉलो करना है। तो हमारे पास एक सिंगल कॉइल है, इसमें मैंने V वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। V वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर मान लेते हैं इसमें जो करंट धीमे धीमे इंक्रीज होगा और फाइनल करंट बह रहा है I। ठीक है, तो जब इसमें से I करंट बहेगा तो करंट बहने के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, निकाल सकते हो करंट की बहने की डायरेक्शन अगर ये है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ रखा है काफी डिटेल में। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, मतलब इसकी जो फेस है, इसकी जो टर्न है, इस कॉइल से फ्लक्स लिंक हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये जो टर्न्स है, टर्न्स कितने हैं, n है, और फाई क्या है, फाई है फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है,
फाई क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो ये जो फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स इससे लिंक होने वाला है वो कैसे लिखेंगे हम, एक टर्न से कितना फ्लक्स है 5, टोटल टर्न्स कितने n, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं टोटल फ्लक्स लिंक। तो टोटल फ्लक्स लिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, क्यों, करंट को डबल कर दोगे तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो n5 इक्वल टू, तो यहाँ आएगा l इंटू आई। और बच्चों यहाँ जो ये कोफिशिएंट हम लाए हैं एक कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो l क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आई वाज बच्चों आपको देखो कई जगह पर यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन भी यूज कर दिया जाता है, कई जगह पर सेल्फ इंडक्टेंस यूज कर दिया जाता है, दोनों टर्म सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल सकता हूँ, L इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक डिवाइडेड बाय दी करंट, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं एक डेफिनेशन भी बना सकता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस की। तो अगर मैं करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर रखूँ, करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर रखूँ, तो उस समय पर जो सेल्फ इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक के बराबर। आई बात समझ में। और याद है ना, तो यहाँ से डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, यहाँ से डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं L की, क्या लिखेंगे, इट इज न्यूमेरिकली, इस तरीके से लिखो, इट इज न्यूमेरिकली, क्योंकि है ना न्यूमेरिकली इक्वल है, यूनिट्स तो इनके अलग अलग होने वाली है, फ्लक्स की अलग यूनिट होती है और L की यूनिट अलग होती है। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल फ्लक्स लिंक्ड with coil when current in it is 1 एम्पियर। तो अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, उस समय पर उसके करंट के कारण उससे जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है वही क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है बच्चों इसकी हेनरी, हेनरी, ठीक है। कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर तो कैपिटल साइन हम यूज करते हैं यूनिट के लिए, कैपिटल एच, ठीक। इसके बाद देखते हैं एक और इसकी डेफिनेशन हम बनाने वाले हैं। तो देखो क्योंकि जो फ्लक्स है, अभी तो यहाँ तो सीधी सीधी केस था, लेकिन कई केस ऐसे हो सकते हैं आप फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं एक और फॉर्मूला हो ताकि हम L की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो उस केस में देखो हमारे पास एक वेरिएबल सोर्स है, वेरिएबल सोर्स का मतलब क्या है कि करंट कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर मान लेते हैं, किसी टाइम t पर इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है I, ठीक है, कैपिटल I लिख लो, इसको स्मॉल I लिख लो। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इस डायरेक्शन में करंट क्या बह रहा है, I करंट बह रहा है, और ये करंट इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर की तरफ मैंने साइन लगा रखा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, और करंट के इंक्रीज का जो रेट है वो क्या है, di/dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो जब ये करंट इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो अभी जब ये करंट ऐसे बहेगा तो इसके अंदर से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी ये, लेकिन क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो टाइम के साथ साथ जैसे करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के कारण इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, मतलब ये खुद एक बैटरी बन जाएगा, और वो बैटरी क्या करेगी, इस करंट का विरोध करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन इस तरीके से होगी ताकि करंट इससे अपोजिट बहे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, पूरी डायरेक्शन में एक क्या हो जाएगी, ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी पूरी कॉइल में, वो करंट को पूरी डायरेक्शन में बहाना चाहेगी, और वो ईएमएफ होगी कितनी, तो वो हमने पढ़ा है फैराडे लॉ से, ईएमएफ इक्वल टू माइनस के n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हो। तो ये देखो इस इक्वेशन से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, हमें पता है टोटल फ्लक्स लिंक इक्वल टू L into I। अभी देखो करंट अगर चेंज होगा, ये करंट में और फ्लक्स में रिलेशन आ गया हमारे पास, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो अगर करंट चेंज होगा टाइम के साथ तो फ्लक्स भी तो चेंज होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू L रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो n d∅dt की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो EMF इक्वल टू माइनस के L di/dt यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे L की वैल्यू चाहिए होगी। देखो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की जो डायरेक्शन होगी वो EMF से अपोजिट डायरेक्शन होगी, L की डायरेक्शन तो होती नहीं
क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो L इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस के EMF अपॉन di/dt। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया L का। ये एक्सप्रेशन किस किस के बीच में है, EMF इंड्यूस और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बीच में। तो यहां से आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को इफ di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड, देन सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली, वैसे तो ये माइनस EMF होगा, है ना, अगर हम एप्रोप्रिएट साइन ले लेंगे, न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन, अगर इसको मैं डेफिनेशन में लिखूं, देन L इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF इंड्यूस। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड होगा तो L न्यूमेरिकली इक्वल किसके होगा, EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी थी। आगे देखते हैं इसको, और नोट करिए जल्दी इसको। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमें कोई कॉइल दी हुई है, ठीक है, तो उस केस में हम उसके लिए L की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो L क्या है, कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, कॉइल की फॉर्मेशन पर, उसके शेप एंड साइज पर। उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप कितना भी करंट बहाएं, करंट को कम करें, करंट को ज्यादा करें, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। अभी देखो हमें एक कॉइल गिवन है, इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। इसकी जो लेंथ है वो L है और इसकी जो रेडियस है वो R है। और अगर हम टर्न डेंसिटी की बात करें, टर्न डेंसिटी क्या होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n और टोटल लेंथ डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाय टोटल लेंथ L, तो ये क्या आ जाएगी, टर्न डेंसिटी आ जाएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए L कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें एक करंट बहाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो करंट की फॉर्म में है L का। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर किसी टाइम पर I करंट बह रही है ना, लेट कर लेते हैं। ये हम जो I करंट बहा रहे हैं सिर्फ L को कैलकुलेट करने के लिए बहा रहे हैं। ठीक है, तो I करंट ये ऐसे बह रही है, जिसके कारण इसके अंदर एक इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से अगर करंट बहेगी तो ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा, उस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अगर मैं इसका फेज देखूं, हर एक टर्न से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ये एरिया मान लेते हैं, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया एक फेज का, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, लेट फाई क्या मान लेते हैं, फाई द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। ठीक है, अब देखो फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया A है, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है BA cos थीटा, तो B into A cos 0, तो ये B into A आ गया, तो फ्लक्स लिंक विद 1 टर्न। तो टोटल फ्लक्स लिंक हमने पढ़ा है N फाई, टोटल फ्लक्स लिंक किसके इक्वल होता है, L into करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो N into फ्लक्स लिंक की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, B into A इक्वल टू L into I। ठीक है, B क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर किसी सोलेनॉइड में करंट कितनी बह रही है, I बह रही है, टर्न डेंसिटी N है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है एक्सप्रेशन कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, टर्न डेंसिटी इनटू करंट और एरिया ऑफ द फेस L इनटू I। से I खत्म हो गया, तो हमारे पास L के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अभी देखो हमारे पास एक कैपिटल N है, एक स्मॉल n है, तो हम चाहे तो इसको भी स्मॉल n में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, L से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल n इनटू n, तो ये कैपिटल N की वैल्यू हो गई म्यू नॉट इनटू n। एरिया क्या है, फेस का एरिया, दैट इज r इसकी रेडियस है, तो इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर L इनटू, या तो एरिया लिख सकते हो या इसको पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो L का एक्सप्रेशन है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो इस पर्टिकुलर कॉइल के लिए L की वैल्यू सेम रहेगी, और इसको हम बहुत सारी चीजों के मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं इस L की वैल्यू को। ठीक है, जैसे अगर हमें करंट का चेंज दिया हो तो हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें L पता हो, उसके लिए हम एक्सप्रेशन अभी पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले।
आई बात समझ में। अब आती है बच्चों मुद्दे की बात। तो ये जो हमारा डिवाइस है, जो हम जिसको हम अभी तक पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, तो बच्चों इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बोला जाता है इंडक्टर। इंडक्टर, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने पढ़ा था, उसमें क्या होते हैं, अभी तक जितना आपने अभी तक स्टडी किया है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने क्या पढ़ा, रजिस्टर पढ़े हैं ना, रजिस्टर होते हैं, और कैपेसिटर आपने पढ़ा है, भूलना मत, कैपेसिटर को आगे भी यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि रजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे ये जो इंडक्टर होता है, अगर हमारे पास किसी सर्किट में कोई सोलेनोइड जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टर का किस तरीके से बिहेवियर है। क्या ये रजिस्टर की तरह सिर्फ एनर्जी को उड़ाता है, खर्च करता है, या ये कैपेसिटर की तरह एनर्जी को जोड़ कर रखता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसको हम देखने वाले हैं आगे, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, इसका नेचर को देखते हैं। अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें से आई करंट बह रही है इस डायरेक्शन में, एक इंडक्टर से कितनी करंट बह रही है, आई करंट बह रही है, ठीक। तो आई करंट बहने पर अगर ये करंट कांस्टेंट है, अगर ये करंट कांस्टेंट है, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होने वाली। ईएमएफ क्या होती है, वोल्टेज, तो इसमें कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं होगी। आई बात समझ में। तो उस केस में ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब ये ऐसे बिहेव करेगा मानो बीच में कुछ लगा ही ना हो, एक सीधा वायर हो, क्योंकि ना तो ये करंट के बहने का विरोध कर रहा है, ना ही उसको सपोर्ट कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास एक इंडक्टर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रही है, तो अभी देखो इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर, क्योंकि देखो करंट बढ़ने के कारण इसके अंदर से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या करेगा, उस फ्लक्स के चेंज का विरोध करेगा। वो फ्लक्स को चेंज क्या कर रही है, ये करंट कर रही है ना, करंट के इंक्रीज होने से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वो क्या करेगा, कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगी इस तरीके से, ताकि ये करंट के बहने का क्या करे, विरोध करे, करंट के बढ़ने का विरोध करे, जो करंट बढ़ रहा है उस करंट के बढ़ने का विरोध करे। तो उस केस में ये इस तरीके से बिहेव करता है मानो इसके अंदर एक बैटरी आ गई है। इस पोर्शन में हमने एक बैटरी लगा दी है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर, और बैटरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखते हो तो माइनस साइन आता है, ठीक है। तो ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होती है, एल, क्योंकि डायरेक्शन जो हमने दे दी अपोजिट, तो ये ऐसे बिहेव करेगा मानो हमने ईएमएफ की बैटरी इस डायरेक्शन में लगा दी हो, और जो बैटरी का ईएमएफ होगा ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर। आई कुछ बात समझ में। आगे देखते हैं, अगर बच्चों किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है ना, और करंट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग, CREASING, ठीक है, करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर करंट डिक्रीज होगी तो इस डायरेक्शन में गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो फ्लक्स के चेंज का विरोध करता है। अब ये अपना ईएमएफ इस तरीके से जनरेट करेगा ताकि करंट कम ना हो, तो ये करंट को सपोर्ट करेगा। ये अपनी बैटरी इस तरीके से बनाएगा ताकि वो बैटरी भी क्या करे, करंट के डायरेक्शन में करंट को बहाना शुरू करे। मतलब जो ईएमएफ इसके अंदर जनरेट होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है ताकि ये करंट को सपोर्ट करे। तो इस केस में अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये करंट को सपोर्ट करता है, करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब अब ये ईएमएफ भी करंट को इस डायरेक्शन में ही बहाने की कोशिश करेगा। वो भी कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट ऊपर वाले एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने देखा इंडक्टर सर्किट में किस तरीके से बिहेव करता है। अगर करंट कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो ऐसे बिहेव करता है मानो बीच में कुछ हमने डिवाइस लगाया ही नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ही करंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर बैठा हुआ शैतान जाग जाता है और वो करंट का विरोध करना शुरू कर देता है। और अगर करंट आप इसका कम करते हैं तो इसके अंदर, है ना, ये करंट को सपोर्ट करना शुरू कर देता है उस केस में। आई बस में, चलिए नोट करके आगे देखते हैं। यस, देखते बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा,
इंडक्टर क्या है? एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। देखते हैं इंडक्टर किस तरीके से एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो ये भी कैपेसिटर की तरह ही एनर्जी को स्टोर कर सकता है। देखते हैं किस तरीके से। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और हमारे पास बैटरी के साथ ये एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो मान लेते हैं एट ए टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, एट ए टाइम t इक्वल टू 0 स्विच S1 इज क्लोज। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच को क्या कर दिया? S1 को क्लोज कर दिया। तो स्विच को क्लोज करने पर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखो धीमे धीमे क्या होगा, इसमें करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियल करंट मान लेते हैं, इनिशियल करंट इक्वल टू 0 और फाइनल करंट जो होगा, फाइनल करंट इक्वल टू कैपिटल आई। ठीक है, तो इनिशियल करंट कितना था जब आपने स्विच को S1 को जस्ट क्लोज किया था? उस समय पर करंट कितना था? इसमें 0 था। धीमे धीमे इस तरीके से इस डायरेक्शन में करंट सेटअप होना शुरू हो जाएगा और वो इंक्रीज होते 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 एक स्टेज क्या आएगी जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फाइनल करंट आई। उसके बाद करंट फर्दर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जब करंट 0 से I तक बढ़ रहा होगा, देखते हैं उस समय क्या होता है। तो ध्यान से देखो, जब इसमें करंट बढ़ना शुरू होगा तो इससे हमारे इंडक्टर से क्या होगा? करंट पास होगा। और जब इंडक्टर से करंट पास होगा बच्चों, तो इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में अगर करंट बहेगा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर इसमें इस डायरेक्शन में करंट बहेगा तो इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि कंटिन्यूअसली ये करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि इसको तो 0 से I तक जाना है, फाइनल करंट तक। ठीक है, तो जब ये करंट इंक्रीज हो रहा है उस समय पर इसके अंदर करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा धीमे धीमे। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों? फ्लक्स इंक्रीज होता है इसके अंदर से। तो क्या होता है? इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। तो जब इससे करंट पास होना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है और करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब इसके अंदर से फ्लक्स का कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है करंट के बढ़ने के कारण, तो इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ, मतलब ये इस डायरेक्शन में एक ईएमएफ डेवलप कर लेता है जो करंट के बहने का विरोध करती है। आई बात समझ में? तो जब ये करंट के बहने का विरोध कर रहा है तो जो बैटरी है, बैटरी को करंट को फर्दर इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। बैटरी को फर्दर करंट को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क क्या होता है? इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आई बात समझ में? दोबारा से देखेंगे, तो जब यहाँ पर करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, करंट के इंक्रीज होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड कर लेता है। क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी इंडक्टर से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वो उस चेंज का विरोध करता है। तो जो फ्लक्स है वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है? करंट के इंक्रीज होने से। तो ये करंट के इंक्रीज होने का विरोध करेगा किस तरीके से? ये अपना ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में बना लेगा। आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में देखो, तो जब ये करंट बढ़ता रहता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता रहता है और मैग्नेटिक फील्ड जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें क्या हो जाता है? उस समय पर मैक्सिमम डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। अब अगर मैं इस स्विच को ओपन कर दूं तो अब तो करंट इसमें मैक्सिमम बह रही है और करंट फर्दर चेंज नहीं हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। अब अगर मैं इस स्विच को फिर से ओपन कर देता हूं और इस वाले स्विच को क्लोज कर देता हूं, तो जब मैंने इस स्विच को ओपन कर दिया मतलब बैटरी को मैंने कनेक्शन से हटा दिया है और इसको क्लोज कर दिया ताकि सर्किट कंप्लीट है, तो हम देखते हैं यहां पर करंट जीरो नहीं हो जाती। आई बात समझ में? करंट घटना शुरू हो जाती है और करंट जब घट रही होती है तो ये क्योंकि बैटरी कट गई कनेक्शन से तो करंट इस सर्किट में, अब इस वाले लूप में करंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो पहले एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जब बैटरी ने इसमें करंट डेवलप करने में जो वर्क किया था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था जिस समय पर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था, तो उस समय पर ये एनर्जी को स्टोर कर रहा था। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाता है और ये करंट को डिक्रीज होने से रोकता है। आई बात समझ में? तो अभी भी हम देखते हैं जब हमने बैटरी को सर्किट से काट दिया है, अभी भी इसमें करंट कंटिन्यूअसली बह रही है जब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो नहीं हो जाता। तो गैस करिए इसमें एनर्जी स्टोर कहां हुई होगी? ठीक है, तो बच्चों इसमें एनर्जी इस मैग्नेटिक फील्ड में तो स्टोर होती है। ध्यान से देखेंगे, जब हम बैटरी को कनेक्शन में जोड़ते हैं, जब हम स्विच S1 को हमने इनिशियली क्लोज किया था तो उस समय पर इसमें करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया था।
करंट के बढ़ने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होता है उस समय पे इंडक्टर अपोजिट ईएमएफ बना के मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करंट के इंक्रीज होने का विरोध करता है और बैटरी को उस करंट को फर्दर इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। मतलब उस समय पर इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, जब करंट इंक्रीज होता रहता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता रहता है और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती रहती है। जब करंट मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद फर्दर करंट इंक्रीज नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना बंद हो जाता है। इसके अंदर कंटिन्यूअस फिर भी मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर रखता है। जब आपने इसको कनेक्शन से बैटरी को स्विच S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया तो ये बैटरी तो हट गई कनेक्शन से। अब करंट जैसे ही कम होना शुरू होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और अपना ईएमएफ करंट की डायरेक्शन में बना लेता है। ठीक है, तो जब हम बैटरी को हटा देते हैं तो ये अपना ईएमएफ इस तरीके से बनाता है ताकि करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है और करंट फर्दर बहता रहता है, तब तक बहता रहता है जब तक इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बात तो हम समझ में आ गई है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब देखो, ये जो करंट इंक्रीज हो रही है एकदम से तो इंक्रीज नहीं होगी, आई धीमे धीमे इंक्रीज होगी। इनिशियल करंट कितनी थी? 0 और फाइनल करंट कितनी है? कैपिटल आई। तो हम एक बीच का स्टेप पकड़ते हैं कि बीच में किसी टाइम टी पर करंट स्मॉल आई थी, है ना, 0 से और आई के बीच में हमने कोई समय ले लिया जहां पर करंट क्या थी? स्मॉल आई थी। तो हम लिखेंगे एट टाइम टी स्मॉल आई बी द करंट इन सर्किट। स्मॉल आई बी द करंट इन सर्किट। और जो स्मॉल आई इसमें करंट है और वो करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसको तो फाइनल करंट तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमने करंट का जो रेट मान लिया, कितनी तेजी से करंट इंक्रीज हो रही है। लेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इज डी बाई डी टी। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट कितना है? डी बाई डी टी। ठीक है, तो डी टी टाइम में डी आई करंट इंक्रीज हो रही है। कब? टी टाइम पर। तो टी टाइम पर इसमें आई करंट बह रही है और वो जो करंट इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है? अगले dt टाइम में कितनी इंक्रीज हो जाएगी? di करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर di करंट इंक्रीज हो जाएगी तो ये पूरी डायरेक्शन में ईएमएफ बनाएगा क्योंकि इसमें से करंट अगर इंक्रीज होगी तो पूरी डायरेक्शन में ये ईएमएफ बनाएगा। वो ईएमएफ होगा कितना? तो वो होगा ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस एल तो करंट के चेंज और ईएमएफ के पूरी डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अगर करंट बढ़ रहा होता है तो ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होता है ताकि करंट ना बढ़े। आई बस में तो इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बनाने वाला है तो इतनी ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है, अगर देखो हमारे पास कोई रजिस्टर होता है, इस पॉइंट का कुछ वोल्टेज होता है, अगर किसी रजिस्टर में मान लो आई करंट बह रही है तो इस डायरेक्शन में क्या वोल्टेज डिक्रीज हो रहा हो? क्योंकि करंट किधर बहती है? जिस डायरेक्शन में वोल्टेज कम होते हैं। आई बस में तो इस पॉइंट के वोल्टेज और इस पॉइंट के वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पर V है, V वोल्टेज डिफरेंस है। और अगर इसमें से आई करंट बह रही है तो इसके अंदर कितनी पावर हीट के रूप में डिसिपेट होती है उसका फॉर्मूला हमने थर्ड यूनिट में ड्राइव किया था। वो कितना होता है? P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई। ऐसे ही अब देखो करंट तो अभी भी इस डायरेक्शन में बह रही है यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज्यादा है। तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? तो हमने देखा इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा जितना पोटेंशियल ये पूरी डायरेक्शन में बना रहा होगा। आई बात समझ में? E तो इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 माइनस E। इतना पोटेंशियल इस पॉइंट पर कम हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। और इसमें से करंट कितनी बह रही है? I। तो बैटरी कितनी पावर इसको सप्लाई कर रही है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पावर डिसिपेट होती है, यहाँ पर ये पावर स्टोर को करता है। पावर को क्या करता है? ये स्टोर करता है। जब तक करंट इंक्रीज होता रहता है ये पावर क्या करता है? स्टोर करता है, मतलब एनर्जी स्टोर करता है। आई बस में पावर क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड पर सेकंड। यहाँ पर क्या थी? एनर्जी डिसिपेट पर सेकंड। तो पर सेकंड में कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी, इसने टोटल एनर्जी कितनी स्टोर कर ली जब करंट फाइनल आई पहुंच चुकी है। तो हमने एक बीच का स्टेप चुन लिया कि जब आई करंट बह रही थी तो इसके अंदर कितनी, जो इसके अंदर जो पावर है पर सेकंड कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो हमें निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर का फॉर्मूला हो गया वोल्टेज डिफरेंस एट द एंड्स इनटू करंट। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है इसमें? E इनटू स्मॉल i। ठीक है, तो E की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, दैट इज L di by dt। देखो यहां पर मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। मुझे पता है ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं इसको सीधा
यहाँ पर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो L di/dt इंटू आई। तो ये हमें पता चल गया कि I करंट जब बह रहा था उस समय पर जो ये पावर स्टोर इसमें हो रही थी, एनर्जी पर सेकंड जो स्टोर हो रही थी वो कितनी थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो अब देखो हम एक छोटा सा स्टेप चुनेंगे कि t टाइम के बाद dt टाइम में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन फर्दर dt टाइम आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद फर्दर dt टाइम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो छोटी सी एनर्जी हम लिख सकते हैं du, और du कितना होता है उस समय पर, पावर कितनी थी, पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, कोई पावर कितनी है पर सेकंड, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कितने समय तक स्टोर हुई, तो पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा dt। तो पावर की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, दैट इज L di/dt इंटू आई इंटू dt। dt से dt आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और Li di ये होगी छोटी सी एनर्जी स्टोर। अब ये तो हमने छोटा स्टेप चुन लिया कि भैया जब करंट जीरो से आई तक पहुंचेगी, उसमें बीच में छोटा सा स्टेप चुना कि छोटे से dt टाइम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। हमें टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इस तरीके से छोटी छोटी एनर्जी निकालेंगे, उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसका मेथड क्या है, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, करंट के। ठीक है, तो लिमिट करंट की लगाएंगे, तो इनिशियल करंट कितनी थी, 0, फाइनल करंट कितनी होने वाली है, कैपिटल आई। आएगा समझ में, तो L बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे I di का, तो क्या हो जाएगा I की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट लगाएंगे 0 से I तक। तो ये हो गया बच्चों Li²/2, और माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0/2। तो ये आ गया Li²/2 पोटेंशियल एनर्जी। आएगा समझ में। तो अब हमारे पास ये हमने इसका डेरिवेशन कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का, Li²/2। तो ये होती है बच्चों टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट I। ठीक है, तो अगर किसी इंडक्टर से I करंट फ्लो हो रही है और उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L है उस समय, है ना, तो उसके अंदर जो उस समय पर जो एनर्जी होगी, जब उसके अंदर से I करंट फ्लो हो रही, जाहिर सी बात उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, तो उसके अंदर उस समय पर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, Li²/2। और आप इसको कैपेसिटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, ½ CV²। ठीक है, तो यहाँ पर C की जगह किसने ले ली, L ने, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ले ली है करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। आई बस में इसके बाद बच्चों में एक्सप्रेशन करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी का। नोट करिए जल्दी इसको। यस बच्चों, देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो जिस तरीके से हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी, हम इंटरेस्टेड हैं। देखो टोटल एनर्जी तो हमें पता है इसमें कितनी स्टोर होने वाली है, टोटल एनर्जी होने वाली ½ Li²। L होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पर इसकी जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी किसमें स्टोर हुई है, ये जो अंदर अपने, देखो इसमें अगर करंट ऐसे बह रही है तो ये अपने अंदर इस डायरेक्शन में क्या बना लेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो मुझे पता है इस मैग्नेटिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी निकालें इसके पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर मैं इसका एक यूनिट वॉल्यूम लूं, इसके अंदर अगर मैं कोयल के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम लूं, तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। आई बात समझ में। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर। तो ये टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, ½ Li² पर यूनिट। वॉल्यूम इसका कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो गया इसका फेस का एरिया कितना, एक टर्न का जो एरिया है वो कितना है, A है, और इसकी लेंथ L है, तो इस इंडक्टर का पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारे पास ½ अब देखो L की वैल्यू हमें पता है, अगर हम इस इंडक्टर की अगर लेंथ मान लेते हैं L है, इसमें टर्न डेंसिटी स्मॉल n है, इसका एरिया कितना है, A है, तो उस केस में L की वैल्यू होती है μ0n² A इंटू L। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं L की वैल्यू पुट कर देता हूँ μ0n² A इंटू L इंटू करंट का स्क्वायर अपॉन L इंटू A। तो L इंटू A से L इंटू A खत्म हो गया, 1/2। देखो अगर मैं μ0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर μ0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये μ0 का स्क्वायर n² I² अपॉन μ0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, या मैं इसको लिख सकता हूँ μ0 ni का होल स्क्वायर अपॉन μ0, या 1/2। μ0 ni कितना होता है,
तो म्यू नॉट एन आपने पढ़ा है किसी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट एन, तो ये आ जाएगा V का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये आता है बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर आपने कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कैपेसिटर के केस में पर यूनिट वॉल्यूम में कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आता है बताओ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, और इंडक्टर के केस में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है 1/2 और ये आ जाएगा ऊपर आपका करंट का स्क्वायर अपॉन म्यू। आई बात समझ में। कैपेसिटर के केस में अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V हमें दे रखे हैं और कैपेसिटेंस इसका C है, इसके अक्रॉस बहने वाला करंट I है और इसका इंडक्टेंस L है, तो कैपेसिटर के केस में टोटल एनर्जी कितनी होती थी, हाफ CV²। और इंडक्टर के केस में जो टोटल एनर्जी होने वाली है ना, ये मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। इंडक्टर के केस में अगर इससे अक्रॉस I करंट बह रहा है तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होने वाली है वो कितनी होने वाली है, तो हाफ LI²। तो ये कुछ एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कैपेसिटर को आपका रिवीजन करा दिया है क्योंकि बच्चों आने वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है, AC, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में आपको कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर हमारा टॉपिक आता है LC आर्ट सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये तीनों डिवाइस लगे होते हैं। आई बात में। तो अभी बच्चों इस चैप्टर में मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें हम RL सर्किट पर बात करेंगे कि एक DC सर्किट जिसमें एक रजिस्टर लगा हो और एक इंडक्टर लगा हो वो किस तरीके से बिहेव करता है। आई बात में। तो वो आपका NCERT में सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करता है वो टॉपिक, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।